नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल HFMQ इंडिया पर नए टॉपिक क्वालिटी टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें MSA के बारे में आज हम देखेंगे। ये QMS कोर टूल है। MSA का पार्ट 1 पार्ट 2 हमने पहले भी शेयर किया हुआ है, लिंक में मैं डाल दूंगा। हम इसे छोटे छोटे पार्टों में इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपको भी समझ में आए और हम इसको अच्छी तरीके से समझा सकें। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और MSA के पार्ट 3 को हम देखते हैं। पार्ट 3 देखने से पहले जो कोर टूल है, हमारे 5 कोर टूल है, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं। पहला कोर टूल है हमारा APQP एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, और दूसरा कोर टूल है हमारा PPAP प्रोडक्ट पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। तीसरा है हमारा MSA मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, जिसके हम पार्ट 3 के बारे में आज देखेंगे। और चौथा है SPC स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, और पांचवा है हमारा FMEA फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस। ये 5 कोर टूल हैं, जिनके 2 कोर टूल के बारे में मैंने वीडियो बना दिया है और तीसरा हमारा चल रहा है। तो ऐसे ही हम आगे भी सारे कोर टूल के बारे में आपको वीडियो शेयर करेंगे और नॉलेज लेते रहेंगे। पहले भाग में हमने देखा था, जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 था, MSA क्या है, MSA की हिस्ट्री क्या है, MSA की रिक्वायरमेंट क्या है और किस क्लास में इंकित है, MSA हम क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, MSA यानी मेजरमेंट जो कि सिस्टम है उसमें वेरिएशंस और उसकी एरर्स कौन कौन सी हैं, एक्यूरेसी प्रिसीजंस क्या है, बायस लिनियरिटी स्टेबिलिटी, ये इसकी सारी डिफिनेशंस हमने देखी हैं। और एक अच्छे मेजरमेंट सिस्टम की क्वालिटी क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी जाना है। तो ये हमने पार्ट 1 पार्ट 2 के बारे में जाना है। आज का वीडियो में हम देखेंगे जो कि पार्ट 3 है हमारा। इसमें हम गेज R&R क्या है, गेज R&R स्टडी के प्रकार के बारे में जानेंगे और गेज R&R का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, गेज R&R की रिक्वायरमेंट क्या है और MSA एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो आज इस वीडियो में सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। गेज R&R क्या है? गेज R&R का अगर पूरा नाम बात करें तो गेज रिपीबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी बोलते हैं इसको। गेज R&R रिपीबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी से मिलकर बना होता है। गेज R&R में हम यही देखते हैं कि हमारी प्रोसेस में मेजरमेंट सिस्टम के कारण टोटल वेरिएंस कितना है। रिपीबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी, इन दोनों एरर को पहले एक स्टैंडर्ड एक्सेल शीट से कैलकुलेट करते हैं, जिसे गेज एंड R&R स्टडी कहते हैं। तब हमें पता चलता है कि मेजरमेंट सिस्टम के कारण प्रोसेस में कितने % वेरिएशन आया, और उसके आधार पर हमारा निकल के आता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया MSA का। रिपीबिलिटी क्या है? जब एक पार्ट को एक ही ऑपरेटर या अप्राइजर एक ही इंस्ट्रूमेंट से 2-3 बार मेजर करे और रीडिंग में जो डिफरेंस आता है उसे हम रिपीबिलिटी कहते हैं। यह फॉल्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के कारण आता है, इसलिए इसे हम इक्विपमेंट वेरिएशन भी कहते हैं। स्टैंडर्ड चार्ट के अनुसार आप देख सकते हैं। रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या है? जब एक पार्ट को अलग अलग ऑपरेटर एक ही इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं और रीडिंग में जो डिफरेंस आता है उसे ही हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहते हैं। यह फॉल्ट अप्राइजर के कारण आता है, ऑपरेटर के कारण आता है, इसलिए इसे अप्राइजर वेरिएशन भी कहते हैं, जैसा कि स्टैंडर्ड ग्राफ से आप देख सकते हैं। गेज R&R स्टडी ये 2 प्रकार से करते हैं। इसमें पहला वेरिएबल गेज R&R स्टडी होता है और दूसरा हमारा होता है एट्रीब्यूट गेज R&R स्टडी, जिसके अंतर्गत हम एट्रीब्यूट डाटा, उसमें वेरिएबल डाटा, इसमें विजुअल इंस्पेक्शन, प्लग गेज, गेज आदि का हम एट्रीब्यूट करते हैं। इसमें जैसे डायमेंशन वगैरह है, वेट वगैरह है, टाइम है, इसकी हम वेरिएबल डाटा की गेज R&R स्टडी करते हैं। वेरिएबल गेज R&R स्टडी जो करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है?
वो देख लेते हैं। कम से कम इसमें 3 अप्राइजर, 3 ट्रायल और 10 नंबर्स पार्ट्स होने चाहिए। पार्ट हर रेंज का होना चाहिए। हर रेंज का मतलब तात्पर्य है कि आपका अपर स्पेक वाला भी, लोअर स्पेक वाला भी और मिडिल स्पेक वाला भी, सारे तरीके से जो जितने भी रेंज के पार्ट हैं वो सारे होने चाहिए गेज एंड आर स्टडी करते समय। मेजरमेंट को रेंडम ऑर्डर में ही लेना है और पार्ट नंबर और प्रीवियस रीडिंग के बारे में अप्राइजर को या ऑपरेटर को पता नहीं लगना चाहिए कि आपका सैंपल 1 सैंपल 2 कौन सा है। प्रत्येक अप्राइजर को मेजरमेंट के लिए एक ही मेथड का उपयोग करें, यानी एक ही तरीके से चेक करवाना है उनसे पार्ट को रीडिंग लेते समय। स्टैटिस्टिकल टेक्निक एनोवा यानी कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का उपयोग करना चाहिए। ये इसके जो एक्सेल सीटें होती हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो कई तरीके के होते हैं, जिसमें कि हमारा एमएससी स्टैंडर्ड इसको बोलता है कि इनोवा का यूज़ करें, और वैसे R&R स्टडी भी हम यूज़ करते हैं। इसमें हम 3 अप्राइजर, 3 ट्रायल और उनकी रीडिंग्स का मीन्स निकालते हैं और उसमें डिफरेंस देखते हैं। गेज R&R निकालने के लिए इनोवा मेथड के अलावा भी X बार R बार मेथड का उपयोग भी करते हैं, जो कि जनरली यही हम उपयोग करते हैं कंपनियों में। ऑर्गेनाइजेशन में आपकी इसकी एक्सेल सीट मिल जाती है, फार्मूला लगा हुआ, उसमें आप रीडिंग्स डालो और आपका रिजल्ट निकल के आ जाता है, R&R स्टडी निकल के आ जाती है। एमएससी का जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है वेरिएबल गेज के लिए, तो वेरिएबल डाटा के लिए जो हम निकालेंगे, गेज R&R स्टडी अगर 10% से कम आई तो उसे एडुकेट मेजरमेंट सिस्टम बोलते हैं, वो एक्सेप्टेबल होगा। और अगर इसे इनोवा मेथड से बात करें तो अंडर 1% होना चाहिए, 1% से नीचे होना चाहिए। गेज R&R स्टडी अगर 10% से 30% के बीच आती है तो मेजरमेंट सिस्टम एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन कुछ जगहों पर ही होगा जहां पर उसकी ज़्यादा क्रिटिकलिटी नहीं होगी, वहीं पर हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होगा। और इनोवा के हिसाब से 1% से 9% के बीच में होना चाहिए। गेज R&R स्टडी अगर 30% से अधिक है तो मेजरमेंट सिस्टम एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि इनोवा के हिसाब से 9% से अधिक अगर है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज यानी जो एनडीसी है वो कम से कम 5 या उससे अधिक होनी चाहिए। जब आप कैलकुलेशन करते हो तो ये निकल के आती है, तो ये आपका 5 से अधिक होना चाहिए। वेरिएबल गेज R&R का जो कैलकुलेशन है वो एक्सेल सीट में करते हैं, जिसको हमने एक सैंपल के रूप में आपको दिखाया है। देखिए ये हमारे एक्सेल सीट है, जिसमें हमारे रेड कलर में आप देखेंगे तो ये 8.3 हमारी R&R स्टडी आई हुई है और एनडीसी जो है हमारा 17 आया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी नीचे लिखा हुआ है। तो ये इस तरीके के आपकी सीट जो है ऑर्गेनाइजेशन में मिलती है, आप उसमें अपना डाटा डालिए और आपका ये निकल के आ जाएगा। एट्रीब्यूट गेज एंड R&R की रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें कम से कम पूरे प्रोसेस वेरिएशन में 50 सैंपल लेने पड़ते हैं आपको। कम से कम 3 अप्राइजर होने चाहिए जो चेक करने वाले हैं। प्रत्येक अप्राइजर को एक पार्ट को 3 बार मेजर करना है और जिन सैंपल को हम स्टडी करेंगे वह रैंडम होंगे और उनके बारे में अप्राइजर को पता नहीं लगना होना चाहिए। और इसमें एक मास्टर ट्रुथ टेबल बनाते हैं, जिसमें कि हम एक्चुअल वैल्यू या वेरिएबल वैल्यू को लिखते हैं, जिसमें पास या फेल या ओके या नॉट ओके इंगित करते हैं, क्योंकि ये एट्रीब्यूट गेज R&R स्टडी है। इसका क्राइटेरिया क्या है एट्रीब्यूट का, वो देख लेते हैं। इसमें जो कापा की वैल्यू आनी चाहिए वो 0.75 से ज्यादा आनी चाहिए, चाहे वो अप्राइजर 2 के साथ की हो या बिटवीन अप्राइजर हो या फिर ईच अप्राइजर टू स्टैंडर्ड के बीच की हो या फिर ऑल अप्राइजर टू स्टैंडर्ड की हो। यानी कि जब आप एक्सेल सीट में इसको डालेंगे तो आपका ये जो आपकी 0.75 से ज़्यादा ही आनी चाहिए कापा की वैल्यू। और इसमें जो और भी देख लेते हैं, जो इफेक्टिवनेस क्राइटेरिया है, गाइडलाइंस है, उसकी क्या है, जो एक्सेप्टेबल होगा अप्राइजर कौन सा एक्सेप्टेबल होगा, कौन सा मार्जिन एक्सेप्टेबल होगा, कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो देखिए इसमें अगर इफेक्टिवनेस आपका जो एक्सेल सीट से निकल के आएगा वो 90% से एबव आता है तभी वो एक्सेप्टिवनेस है, यानी कि उसने जितनी भी रीडिंग ली है उसमें ओके और नॉट ओके का जो हम इफेक्टिवनेस निकालेंगे तो वो 90% से ऊपर आना चाहिए। मिस रेट
मिस रेट लेस देन 2% होना चाहिए। मिस रेट का मतलब ये है कि जब वो पार्ट को चेक कर रहा था तो जो हमारा ओके पार्ट था उसको उसने गलत पार्ट दे दिया, तो इस तरीके से वो मिस रेट कहलाता है। और फॉल्स अलार्म रेट क्या है कि जो हमारा पार्ट तो गलत था लेकिन उसको उसने ओके में बता दिया, तो इसलिए वो फॉल्स अलार्म रेट। यानी ये जो परसेंटेज है इसके आधार पर हम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लेते हैं। एट्रीब्यूट गेज आर एंड आर का जो कैलकुलेशन करते हैं वो इस तरीके की एक्सेल सीट होती है, जो कि आपको हमने सैंपल के रूप में दिखाया। यहाँ पर देखिए इफेक्टिवनेस, एक्सेप्टेबल सब निकल के आ जाता है अपने आप। आपको केवल डाटा डालना है सीट पर। ये सॉफ्टवेयर और एक्सेल सीट आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाती है। रिपीबिलिटी इश्यूज क्यों आते हैं, उनको टेक केयर कैसे करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। गेज इंस्ट्रूमेंट को चेक करते रहें। क्लैंपिंग सीक्वेंस को देखें कि प्रॉपर क्लैंपिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहला दूसरा तीसरा जो भी उसका वर्क सेक्शन है उसके हिसाब से चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। गेज में पार्ट लूज नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है चेक करते समय। और मेजरिंग लोकेशन एक ही होनी चाहिए, यानी कि पार्ट एक ही जगह चेक करे जाने चाहिए। गेज का मेंटेनेंस शेड्यूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी चेक करते रहें। और ऑपरेटर चेक करने का मेथड अलग अलग नहीं होना चाहिए, वो भी चेक करें। एनवायरमेंट का प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, जैसे हीट वेरिएशन वगैरह है वो भी चेक करते रहें, तब आपका ये रिव्यूबिलिटी जो होगा वो इशू नहीं आएगा। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का जो इशू है उसको कैसे दूर करेंगे, उसमें गेज एरर इंस्ट्रूमेंट को चेक करें, इसमें भी क्लैंपिंग सीक्वेंस इसमें भी एक जैसा होना चाहिए। और अप्राइजर टू अप्राइजर चेकिंग मेथड एक जैसा ही होना चाहिए। और इंस्ट्रूमेंट को यूज करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ऑपरेटर्स को या अप्राइजर्स को, तभी आपका ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी इशू नहीं आएगा। तो अब तक के ये एमएससी के तीसरे पार्ट को हमने शेयर किया और आपको नॉलेज दिया। आप ऐसे ही आपको हम आगे टेक्निकल टॉपिक्स, क्वालिटी टॉपिक्स लेकर के आते रहेंगे, नए नए टॉपिक्स। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। यह टॉपिक आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट्स कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नए नए क्वालिटी एंड प्रोडक्शन टॉपिक्स पाने के लिए प्रेस बेल आइकन, जो कि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे।